वेलकम ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं लगातार आप तक बिहार दरोगा एसआई का सेट पहुंचा रहा हूं। प्रैक्टिस सेट साइंस का, सामान्य विज्ञान का, और ये आपका सेट जो है चौथा नंबर सेट है ये। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन जब भी बनाने जाए हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी साइंस का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले साइंस की टर्मिनोलॉजी को समझिए कि आखिर टर्म क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है। होता क्या है ना कि जब भी एग्जाम में जाते हैं तो आया हुआ इजी क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि हम टर्म को नहीं समझ पाते कि आखिर इस प्रश्न हमसे पूछना क्या चाह रही है और हम आंसर क्या देना चाह रहे हैं। राइट, तो आइए हम लोग आते हैं सेट पे। सेट सेट नंबर जो है 4 है आपका। लगातार सेट आपके पास जा रहा प्रैक्टिस के फॉर्म में, और आप जो है उम्मीद है कि इस चीज़ को करते होंगे लगातार वे में। देखिए, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आते चला जाएगा। जितने ज़्यादा सवाल से खेलेंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। राइट, सवाल यानी प्रैक्टिस क्या होता है ना, टेस्ट देने का एक फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि प्रश्न से लड़ने की क्षमता डेवलप हो जाती है। और जब प्रश्न से लड़ने की क्षमता डेवलप हो जाएगी तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर तो फिर कामयाबी कदम चूमेगी। राइट, आइए हम लोग प्रश्न पाते हैं। पहला प्रश्न है आपका, क्या करा, पहले प्रश्न को पढ़िए आप आसानी पूर्वक। प्रश्न आपका कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एबायोटिक फैक्टर। तो अब सबसे पहले अबायोटिक मतलब समझिए। देखिए, बायो में जो होता है ए लगने का मतलब होता है नॉट। ए का मतलब बायो में ए का मतलब होता है नॉट। अगर आपको थोड़ी इस चीज़ की जानकारी हो तो इतना हम बता दें आपको, ए जहां लगा रहेगा किसी वर्ड्स के कंप्लीट वर्ड्स से पहले, कंप्लीट वर्ड से पहले ए लगा होगा तो बायो में उसका ए का मतलब होता है नॉट। क्या होता है? नॉट होता है। तो कह रहा है कि एबायोटिक नहीं है, किसका? मेजर एबायोटिक फैक्टर। तो हम लोग ये बात कर रहा है इनडायरेक्ट रूप से इकोसिस्टम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा? इकोसिस्टम की बात कर रहा, परिस्थिति के तंत्र की बात कर रहा। तो आप जानते हैं परिस्थिति, देखिए इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट, सिस्टम का मतलब है तंत्र। देखिए अब इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो इन्वायरमेंट लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, जीवित भी है और अजीवित भी है। जीवित में पेड़ पौधा भी है और जानवर भी है। राइट, तो इसका मतलब यानी वातावरण हमारे सराउंडिंग में जो है जीवित और अजीवित, पेड़ पौधे और जानवर के बीच में जो एक समतुल्य समन्वय है, इसी को कहा जाता है इकोसिस्टम। और इसके बीच के संबंध, इसके बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करना कहलाता है इकोलॉजी। ये याद रखिएगा। इकोसिस्टम सराउंडिंग के अंदर जीवित और अजीवित, मतलब जीवित की बात कर रहा था बायोटिक, जीवित की बात कर रहा था किसको? बायोटिक। बायोटिक में कौन कौन हो जाएगा? प्लांट्स, पेड़ पौधा और जानवर, एनिमल्स। ए बायोटिक की बात करेगा तो ए बायोटिक में कौन आएगा आपका? ए बायोटिक में कौन आएगा? ए बायोटिक में आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ओशियन, रिवर, विंड, ठीक है, हवा, ये सब जो है आपका एबायोटिक कंपोनेंट है। सॉइल, मिट्टी, मृदा, चट्टान की अगर बात करें रॉक, तो ये सब भी आपका क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है। ये सब समन्वय में मिलाकर के एक सिस्टम बनाता है, और उसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम्स। एक बात इंपॉर्टेंट मुख्य बात याद रखिएगा कि इकोसिस्टम में जो होता है मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्न तरह के, यानी बायोडाइवर्सिटी का तो लार्ज अमाउंट ऑफ विभिन्न तरह की प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो एनर्जी का फ्लो होता है लाइट से लेकर के कहाँ होता है? हीट के फॉर्म में होता है। लाइट से हीट के फॉर्म में होता है। एक और बात याद रखिए, अगर आपसे पूछ दे कि यानी वातावरण, सराउंडिंग और ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। और इकोलॉजी का टर्म किसने दिया है? इकोलॉजी बात करें या इकोसिस्टम की बात करें तो इसका टर्म दिया था आपका एक इंग्लिश से साइंटिस्ट है जिसका नाम है आर्थर, यानी इंग्लिश से ही नाम है इसका, आर्थर टांसले करके नाम है। ये याद रखिएगा, आर्थर टांसले। ठीक है, चलिए जो मुख्य बातें याद रखनी है, तो हमारा इसके लिए जो फैक्टर हमारे पास, टेम्परेचर भी फैक्टर बन जाता है, वाटर भी फैक्टर बनता है, और क्या लाइट भी फैक्टर बनता है। क्योंकि हमने बताया कि इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लोइंग है वो लाइट से हीट के फॉर्म में है। तो ये हमारा पास यानी ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये हमारा नहीं है। एयर इज आपका करेक्ट आंसर, हवा आपका नहीं है, हवा आपका नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये मुख्य बातें जो मैंने आपको बताया इसको माइंड में रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन होता जरूर है, लेकिन उससे संभावित में जो भी चीज़ यानी क्वेश्चन पूछने की संभावना है मैं उसको डिलीवर कर देता हूं, आप तक पहुंचा देता हूं। आइए अगला प्रश्न पे हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
वायरसेस हैव, देखिए वायरस के बारे में आपको मैं कुछ बात बता दूं। वायरस के पास ये नहीं, हमारा जो है ये ना ही जीवित है और ना ही क्या है, डेड है। ना ही लिविंग कह सकते हैं इसको और ना ही नॉन लिविंग कह सकते हैं। तो आखिर क्या है, ये जो होता है ये ऑर्गेनिज्म से भी डिपेंड करता है। ऑर्गेनिजम्स जो होता है हमारे पास, जीव जंतु जैसा होगा वो ऐसा ही ट्रीट करेगा, उसकी एक्टिविटी पे ये एक्टिवेट हो जाता है, उसके डिले होने से ये डिले हो जाता है। तो इसका यानी वायरस का मतलब हो गया कि ना ही जीवित है और ना ही अजीवित है। इसका मतलब हो गया कि ना ही इसमें डेड सेल पाया जा रहा है और ना ही लिविंग सेल पाया जा रहा है। ये ऑर्गेनिजम्स पे, जीव पे निर्भर करता है कि ये कैसा ट्रीट करेगा। ठीक है, इसमें जो होता है डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है, डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। ठीक है, यहीं पे आपको एक यानी वायरस जो हमारे पास टोबैको जो तंबाकू है उसमें जो पाया जाता है, उसमें कौन सा वायरस पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, टोबैको वायरस पाया टोबैको में, जिसको वायरॉइड कहते हैं आप। ठीक है, अगला ये यानी इसमें जो है डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म हुआ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का डबल स्ट्रक्चर जो होता है, डबल स्ट्रक्चर, डबल लेयर स्ट्रक्चर किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने 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 दिया था। डीएनए का डबल लेयर कौन जो स्ट्रक्चर है इसका डिस्कवरी किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, वायरसेस है बोथ डीएनए एंड आरएनए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न आपका, इंसेक्ट्स हैव, मतलब कीड़ों में गैस विनिमय के लिए होता है, यानी गैस का रिलीज करने के लिए होता है। तो उसके पास एक हवा वाला पाइप होता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रेकिया। क्या कहते हैं, ट्रेकिया। ट्रेकिया एक विंड पाइप है। ट्रेकिया क्या है, विंड पाइप है, हवा वाला पाइप। एक हमारे पास लैरिंग्स भी होता है। क्या होता है, लैरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स कहा जाता है। और ये दोनों जहां मिलता है, ये दोनों जहां मिलता है, ट्रेकिया और लैरिंग्स, लैरिंग्स की क्या कहेंगे हम लोग, वॉइस बॉक्स कहेंगे। और ट्रेकिया क्या है, सॉरी ट्रेकिया नहीं, यहां पे आपका आता है एक फेरिंग्स। हाँ ठीक है, चलिए ट्रेकिया को कहते हैं विंड पाइप और लैरिंग्स को कहते हैं क्या, वॉइस बॉक्स। ये जहां पे दोनों का मीटिंग पॉइंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं, यानी ये एडजेसेंट पॉइंट होता है। और इसी के जस्ट नीचे होता है एक क्या होता है, वैसोफेगस ग्रास नली। क्या होता है, वैसोफेगस, आहार नाली जिसको आप कहते हो हिंदी में, आहार नाली, जिसके कारण फूड अंदर की ओर जाती है। यानी जितने भी कीड़े हैं उसमें गैस विनिमय के लिए क्या पाया जाता है, ट्रेकिया पाया जाता है, विंड पाइप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विंड पाइप को क्या हवा नाल कह लीजिए, हवा नाल पाया जाता है। चलिए आई बात समझ में। आइए अगला प्रश्न भी हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक उभयलिंगी पौधा नहीं है, बाइसेक्सुअल नहीं है, बाइसेक्सुअल नहीं है। देखिए फ्लावर हमारे पास, बाइसेक्सुअल कहने का मतलब मेल भी पाया जाए और फीमेल भी पाया जाए। तो हमारे पास एक ऐसा प्लांट्स भी है जिसमें या तो सिर्फ मेल होगा या सिर्फ फीमेल होगा। प्लांट्स के पौधा के मेल पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टेमेन। क्या कहते हैं, स्टेमेन। और फीमेल पार्ट को कहते हैं स्टिग्मा। फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं, स्टिग्मा। स्टेमेन जो होता है एक चीज क्या करता है, एक कंटेंट करके रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन। क्या बोलते हैं, पॉलन। ठीक है, परागकण जिसको कहते हैं, यानी स्टेमन में क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है। और जहां परागकण होता है, रखा हुआ रहता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉलन सैक, यानी परागकण की थैली, पॉलन सैक। पॉलन सैक में क्या होता है, ये जो कलर होता है इसका एक पाउडर लाइक येलो होता है। पाउडर लाइक कैसा होता है, पाउडर की तरह येलो होता है। पाउडर की तरह क्या होता है, येलो होता है। ये बात याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंस। और इसमें आपने पता चल गया कि बाइसेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों पाया जाएगा। ठीक है, मेल पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेमेन। स्टेमेन का भी दो पार्ट्स होता है, स्टेमेन का दो पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। सो हाँ, एंथर एंड फिलामेंट। और फीमेल पार्ट का जो होता है, फीमेल पार्ट का उसको बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। फीमेल के 3 पार्ट्स होते हैं, मेल के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये अपर पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल मिडिल पार्ट है, और ओवरी जो है लोअर पार्ट है, बेसल पार्ट्स है। एंथर समझ गए, यानी
मेल पार्ट्स के बारे में अध्ययन करना एंडोसियम कहलाता है, फीमेल पार्ट के बारे में अध्ययन करना गैनोसियम कहलाता है। मुख्य बातें चलिए, अब हमारे पास जो है मस्टर्ड, इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाया जाता है। हिबिस्कस यानी मस्टर्ड मतलब सरसों, हिबिस्कस उड़हुल, सनफ्लावर सूरजमुखी, ये तीनों जो है बाइसेक्सुअल है। ये तीनों क्या है? बाइसेक्सुअल है। बट पपीता जो है हमारा, पपीता यूनिसेक्सुअल है। पपीता क्या है? यूनिसेक्सुअल है। अलैंगिक मतलब या तो मेल पाया जाएगा या फीमेल पाया जाएगा। आइए, हाँ एक बात और मैं यहाँ पे बता दूं, जब एक पौधा यानी एक पौधा का पॉलन सैक उसी पौधा में जा गिरे तो उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। और जब एक पौधा का परागकण दूसरे पौधा पे जा गिरे तो उसको कहते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का करेक्ट आंसर आपका ए है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला प्रश्न क्या करा? फ्लेवर सेवर इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड। देखिए ये जो फ्लेवर सेवर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होता है, यानी आंशिक रूप से जो रूपांतरित किया जाता है, किसको? टोमेटो को। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि ये जो राइपन जो डिले हो, जल्दी पके नहीं, जल्दी पके नहीं, इसलिए ये मॉडिफाइड किया जाता है। और जल्दी ना पकने के लिए इसमें एक चीज डाला जाता है, आरएनए का, एसेंस आरएनए का छिड़काव किया जाता है। किसका किया जाता? एसेंस आरएनए का। क्वेश्चन ये यहां तक नहीं पहुंचेगा, बस यहीं तक आपको पहुंचेगा कि आखिर मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो है, आखिर इसका कारण क्या है? तो इसको डिले से पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मॉडिफाइड किया गया है टोमेटो के लिए। यानी फ्लेवर सेवर जो है ये टोमेटो से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? टोमेटो से। चलिए आइए एक बात और, टोमेटो में कौन सी एसिड पाई जाती है? खास करके ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है, और इसमें कुछ मैलिक एसिड का भी मात्रा होता है और एसिटिक एसिड का भी मात्रा होता है। लेकिन अगर हमारा मोर देन वन ऑप्शन नहीं है, मोर देन ऑप्शन नहीं है और इसमें चूज करना पड़े तो आप करेक्ट आंसर मारिएगा ऑक्जेलिक एसिड को। किसको मारिएगा? क्योंकि इसकी ज्यादा संख्या परसेंटेज माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। यानी प्रोटीन के लिए कौन सा, यानी जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का समृद्ध स्रोत नहीं है? यानी किसमें प्रोटीन कम पाया जाता है? तो प्रोटीन, मिल्क बेहतर स्रोत है इसका, मिल्क प्रोटीन का। एग जो है ये भी बेहतर सोर्स है। सी फूड ये भी बेहतर सोर्स है आपका। एग का कौन सा पार्ट? एग का व्हाइट वाला पार्ट जो प्रोटीन है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पे प्रोटीन जो है, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड माना जाता है। उसमें एक एलिमेंट होता है हैवी, मतलब कि नाइट्रोजन के कारण प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जब प्रोटीन को जब जलाया जाता है तो प्रोटीन एकदम भयानक महकता है। क्या होता है? बहुत भयानक महकता है। और प्रोटीन का जो है अंडा में अगर बात करें तो व्हाइट वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या कहते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और मुख्य बात है प्रोटीन की ये है कि आप जितना भी खा लीजिए, प्रोटीन से इंसान का मोटापा नहीं होता है। प्रोटीन से इंसान का मोटापा नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा ग्राउंड नट जो है ये हमारा लैक ऑफ प्रोटीन का सोर्स है, यानी इसमें कम प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसमें मैक्सिमम है, बट ग्राउंड नट जो है इसमें हमारा प्रोटीन की लेवल कम होती है और लिपिड्स की मात्रा ज़्यादा होती है, वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीन कम होता है। ठीक है, प्रोटीन कम होता है। प्रोटीन को पचाने वाला कौन है हमारे पास? कौन सा एंजाइम्स है? पेप्सिन। जिसके भी लास्ट में आयन लगेगा वो सब हमारा प्रोटीन कहलाएगा, वो सब के सब क्या कहलाएगा? प्रोटीन कहलाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बाय विच अ कूलिंग सिस्टम रेडिएंट वर्क्स। कह रहा है क्या, वह सिद्धांत क्या है जिसके द्वारा मोटर कार में शीतलन प्रणाली रेडिएटर का काम होता है। तो आप देखिए, आप रेडिएटर देखे होंगे, उसमें आप पानी जो भरा जाता है, वो क्या होता है ना, क्योंकि पानी वहां चल करके नहीं जाती, अपने जगह से ही उसको क्या करता है, ठंडा करने का काम करता है। तो जो चीज़ यानी बेगर कांटेक्ट में आए, बेगर संपर्क में आए, किसी को प्रभावित कर दे, अगर उष्मा की बात किया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? संवहन कहते हैं। बेगर पर टच किए हुए और आपको प्रभावित कर दे उसको हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं, हीट के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? हीट के रेस्पेक्ट में। तो ये आपका कन्वेक्शन हो गया। क्या हो गया? कन्वेक्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए अगला प्रश्न में आता हम लोग। अगला प्रश्न है,
हु वाज द इन्वेंटर ऑफ एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था? तो एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दिया है। किसने दिया है? जॉन डाल्टन ने दिया है। और जॉन डाल्टन ने ही सबसे पहले बताया कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, टाइनी पार्टिकल्स होता है, इसको नैक ऐड से हम लोग नहीं देख सकते हैं और इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका जब एलोट्रोप्स की बात किया गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आया, तो जॉन डाल्टन की बातें क्या हो गई? ड्रॉबैक हो गई, फेल हो गई, क्योंकि इन्होंने कहा था कि एटम्स को तोड़ा ही नहीं जा सकता है, और जब बॉम्बार्डिंग होती है तो एटम टूट करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देता है, तो ये बात गलत हो गई। और इन्होंने आइसोटोप्स के बारे में चर्चा नहीं की, यानी बोला क्या कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? एक समान होगी। लेकिन वही जब बात किया गया आइसोटोप्स की, तो आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थे? डिफरेंट, बट केमिकली प्रॉपर्टीज सेम आए थे। ठीक है, तो ये सब बातें इसका अपवाद बन गया था, तो ये याद रखिएगा। अब आज से पूछ दिया जाए कि आखिर रदरफोर्ड क्या खोजा था? तो रदरफोर्ड ने, हमने बताया था आपको, प्रोटॉन की खोज किया था। और दूसरी बात, जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता है एक ऑर्बिट का भी, यानी कहा था रदरफोर्ड ने, क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाता है, और जिस पाथ पे चक्कर लगाता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, कक्ष कहते हैं, राइट। चलिए, मैडम क्यूरी रेडियो एक्टिव का खोज। अल्बर्ट आइंस्टीन की बात, दो बात याद रखिएगा, इन्होंने कूलिंग इफेक्ट भी दिया था, कूलिंग इफेक्ट। दूसरी बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, E बराबर mc²। अगर कोई चीज जले और राख ना दे, ऐस ना दे, तो उसका जो ऊर्जा होगा इतना के बराबर होगा, उसमें ऊर्जा की कमी आएगी ही नहीं। अगर कोई चीज कंप्लीट जले और उसका ऐस ना बने, तो उसमें जो ऊर्जा होगी कितना होगी? E बराबर mc²। ये आइंस्टीन साहब ने बताया। ठीक है, उसके बाद बता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण ही इनको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या होता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसको कहते हैं जब कोई प्रकाश किसी धातु पे पड़ती है, तो वहां उस धातु से इलेक्ट्रॉन क्या होता? रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। इसी को कहा जाता है प्रकाशीय विद्युत प्रभाव। क्या कहा जाता? प्रकाशीय विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये याद रहेगा। और इसी के सेंस में आता है एक फोटो वोल्टिक इफेक्ट, फोटो वोल्टिक इफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, या फोटो वोल्टिक इफेक्ट क्या कहता है? इसमें जब इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, इसमें जब इलेक्ट्रॉन, यानी किसी धातु के अंदर, जिस तरह से आपके पास एक स्मार्टफोन है, मोबाइल है, उसका एग्जाम्पल देखिए, जब आप चार्ज में लगाते हैं पिन को, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी गया और उस पर डिस्प्ले पे क्या होता है? लाइट जलता है। तो ये कहलाता है फोटो वोल्टिक प्रभाव। क्या कहलाएगा? जब इलेक्ट्रिसिटी से जाने से किसी सेल में प्रकाश आएगा तो फोटो वोल्टिक, जब प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में हम लोग। तो आंसर समझ में आ गया इसका? जॉन डाल्टन इज द करेक्ट आंसर। कि परमाणु का सिद्धांत किसने खोजा था? जॉन डाल्टन ने खोजा था। आइए अगला प्रश्न में हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, तो कराया हुआ क्वेश्चन, बनाइए इसको। क्या करा? कैंसर के उपचार में किस ऊर्जा गैस का उपयोग किया जाता है? कैंसर के लिए ट्रीटमेंट जो है किसको, किस गैस को? तो हमने आपको बताया था, क्या बोलिए? रेडॉन। कौन? रेडॉन। और हमने बताया था कोबाल्ट का आइसोटोप भी यूज किया जाता है, आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट। आइसोटोप्स कहते हैं किसको? आइसो मतलब होता है सेम, टॉप मतलब एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर एक समान हो, ठीक है, बट परमाणु भार अलग अलग हो, उसी को हम लोग कहते हैं आइसोटोप। क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप जब भी बात किया जाएगा, समान तत्व में बात किया जाएगा, समान एलिमेंट्स में बात किया जाएगा। आइसो बार की बात किया जाएगा तो क्या डिफरेंट एलिमेंट्स की बात किया जा सकता है, चर्चा किया जा सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग। द एसिड प्रेजेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक। एसिड जो सॉफ्ट ड्रिंक में, कौन सा एसिड पाया जाता है? सॉफ्ट ड्रिंक मतलब आप जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ठंडा वगैरह, उसी को कहा जाता है सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है ना? तो इसमें जो एसिड पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3। क्या होता है? H2CO3। ठीक है, चलिए मैलिक एसिड तो आप जान ही रहे, क्या किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है। सैलिसाइक्लिक एसिड एक बेंजोइक एसिड है, ये भी ऑर्गेनिक एसिड के ही रूप में जाना जा सकता है। ठीक है, चलिए तो ये आपका यानी आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोनिक, यानी शीतल पेय में मौजूद एसिड है, कौन सा है? कार्बोनिक अम्ल है। फॉर्मूला क्या होता है? H2CO3। इसको हम लोग वीक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीक एसिड मतलब कमजोर, दुर्लभ कहेंगे, दुर्लभ अम्ल। क्या है? दुर्लभ अम्ल है ये।
चलिए आइए तो अगला प्रश्न पे हम लोग, द फंगी डेट ग्रो ऑन डंग इज कॉल्ड, यानी गोबर पर उगने वाला कवक कहलाते हैं। देखिए है डंग लविंग फंगी, डंग लविंग फंगी याद रखिएगा। डंग लविंग फंगी जो है, लविंग फंगी, उसको हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं कोप्रोफाइलस। क्या कहते हैं? कोप्रोफाइलस, कोप्रोफाइलस, कोप्रोफाइलस कहते हैं। डंग लविंग जो है फंगी को क्या बोलते हैं? कोप्रोफाइलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोप्रोफाइलस। फंगी के बारे में याद रखिएगा, फंगी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके दो बेटा कौन कौन? अलगी और मशरूम। अलगी जो है ये क्लोरोफिल कंटेंट करता है, आहार नाल, यानी क्लोरोफिल को क्या होते हैं? पर्ण हरित, यानी हरित लवक कंटेंट करता है, और हरित लवक रखने के कारण ये फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं किसको है? प्रकाश की उपस्थिति में जब कोई पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण जो फूड बनता है, जैसे लिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से, पानी लिया जड़ से, सूर्य के प्रकाश है, इसका अपना क्लोरोफिल है, ये बनाता है CH2O, इसको कहते हैं हम लोग स्टार्च। क्या कहते हैं? अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए, और मुक्त करता है ऑक्सीजन, आपका प्रश्न पूछ दिया जाए कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, उत्पाद क्या देता है, तो उत्पाद जो देता है स्टार्च देता है। क्या देता है? स्टार्च जो है इंपेरिकल फार्मूला किसका? ग्लूकोज का। यानी कि स्टार्च जो है इंपेरिकल फार्मूला किसका? ग्लूकोज का, ये याद रखिएगा, ठीक है। स्टार्च जो है आपको देखने को मिलेगा, स्टार्च जब भी मिलेगा पाउडर फॉर्म में मिलेगा, स्टार्च जब भी मिलेगा पाउडर फॉर्म में मिलेगा। आपके पास आटा है वो स्टार्च है, चावल की आटा है वो स्टार्च है, ठीक है। इसका स्टार्च का टेस्ट भी होता है। अगर इसका क्या कहते हैं, आयोडीन वगैरह इसमें डालिएगा तो क्या हो जाएगा? पाउडर जो होगा बैगनी बैगनी की तरह हो जाएगा या ब्लैक हो जाएगा, तो ये कहलाएंगे कि हम, यानी इसमें स्टार्च मौजूद है। ये NCERT के अंदर में टेस्ट में दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बस समझ में। तो जब प्रकाश संश्लेषण हुआ तो क्या बनाया? स्टार्च बनाया, और कौन सा गैस मुक्त किया? ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस कहाँ से मुक्त हुआ है? तो आप याद रखिएगा, ऑक्सीजन गैस जो है कहाँ से मुक्त हुआ है? वाटर से, या वाटर से मुक्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? वाटर से ऑक्सीजन गैस मुक्त हुआ है, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछ देता है कि जो ऑक्सीजन वातावरण में आया वो ऑक्सीजन कहाँ से, किसका है? तो ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड का या वाटर का? वाटर का याद रखिएगा, क्योंकि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कोप्रोफाइलस। कोप्रोफाइलस इधर डंग लविंग फंगी है, यानी फंगी से मोहब्बत करने वाला कौन है? कोप्रोफाइलस है। चलिए आइए अगला प्रश्न पे हम लोग, ग्रेफाइट की विभिन्न परतों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षक बल मौजूद होता है? यहां पे देखिए, जब भी गैस की बात किया जाए, एलिमेंट की बात किया जाए, तो वहां पे जो फोर्स होता है वांडर वाल फोर्स होता है। कौन सा होता है? वांडर वाल फोर्स होता है, वांडर वाला नहीं, वांडर वाल फोर्स होता है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, वांडर वाल फोर्स होता है, ठीक है। चलिए, जो भी गैस, यहां पे आपके पास फोर्स दिख रहा होगा, एक है कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑब्लिक मैग्नेटिक फोर्स, और एक होता है न्यूक्लियर फोर्स, और एक नाभिकीय बल, चुंबकीय बल और विद्युतीय बल, और एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और आपके पास एक है वंडरवाल बल। क्या है? जब कोई बल ना दिखे तो ये हमारा वंडरवाल, हर किस, यानी वंडरवाल ही एक ऐसा बल है, वंडरवाल ही एक ऐसा फोर्स है जो हर किसी चीज में, हर चीज में लग जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे प्रबल यानी सबसे स्ट्रांग बल कौन है और सबसे वीक बल कौन है, तो याद रखिएगा सबसे स्ट्रांग बल जो है हमारे पास न्यूक्लियर बल है। कौन है? सबसे स्ट्रांग न्यूक्लियर बल है, न्यूक्लियर फोर्स है। उसके बाद कौन है? तो उसके बाद जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। उसके बाद कौन है? वंडरवाल फोर्स है, वंडरवाल फोर्स है। उसके बाद कौन है? ग्रेविटेशन, यानी सबसे कमजोर कौन फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन इस सब का एक अपवाद है, क्या? न्यूक्लियर फोर्स जो लगता है एकदम स्मॉलेस्ट, यानी स्मॉल डिस्टेंस के भी, थोड़ी दूरी के बीच लगती है, थोड़ी दूरी के बीच लगती है। आए बात समझ में? चलिए, तो ये याद रखिएगा। तो ग्रेफाइट के विभिन्न, ग्रेफाइट किसका है? यानी कार्बन का है। तत्व के बीच लगने वाला बल कौन सा बल होगा? बोलिए, वंडरवाल फोर्स होगा। कौन सा बल होगा? वंडरवाल फोर्स। कूलम्बिक फोर्स क्या होता है? जब दो चार्ज के बीच में बल लगेगा, दो चार्ज के बीच में लगेगा बल, उसी को हम लोग कहते हैं कूलम्बिक। क्योंकि कूलम्ब जो है एसआई मात्रक है किसका?
चार्ज का, आवेश का ऐसा मात्रक है कूलाम, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या बोलेंगे? कूलाम्बिक बल बोलेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? दो मासों यानी दो द्रव्यमान के बीच, दो द्रव्यमान वाला चीजें जो है, यानी एक मास बॉडी दूसरे मास बॉडी को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। आपको अगर विश्वास नहीं हो तो देखिएगा, अगर किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो यानी उसकी फेस देख करके, उसकी पर्सनालिटी देख करके, कुछ भी देख करके होती है, तो यही चीज कहलाता है एक मास बॉडी दूसरे मास बॉडी को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। आई बात समझ में? चलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ गया, ये मास मास के बीच लगती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो प्रभावित करती है किसी कंडक्टर से, तो उसमें यानी उसके यानी इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के प्रवाह से जो बल उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। यानी जब भी किसी कंडक्टर से, चालक से विद्युत प्रभावित किया जाता है तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। ये बात किसने कहा था? ओस्टेड ने कहा था। ये आप क्लास 10th के अंदर पढ़े होंगे। चलिए आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है आपके पास, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को समानता के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, हाइड्रेटेड कहने का मतलब देखिए Fe+H2O है। इसको जब पानी में यानी किसी लोहा को पानी के अंदर रख दीजिएगा तो ये बनाता फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 इंटू XH2O। यानी वाटर की कितनी मात्रा है नहीं पता, इसी को X से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसी को कहा जाता है रस्ट, जंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोहे में जंग लगना। क्या लगना? लोहे में जंग लगे। यानी फेरिक ऑक्साइड जो गया हमारे हाइड्रेटेड का मेनली का मतलब होता है पानी। हाइड्रेटेड मतलब पानी होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या बना लेगा? रस्ट बना लेगा, जंग बना लेगा। तो आपका जो 13 का आंसर होगा कौन सा होगा? जंग होगा, रस्ट होगा आंसर। आइए अगला प्रश्न में, मलेरिया आर कॉज्ड बाय, मतलब मलेरिया जो है किसके कारण होता है? तो मलेरिया एक आप याद रखिएगा एक पैरासाइटिक डिजीज है, प्लाज्मोडियम। क्या होता है? प्लाज्मोडियम। ये पनपने वाला होता है प्रोटोजोआ से। किससे होता है? प्रोटोजोआ से होने वाला होता है। ऑप्शन क्या? हाँ है। तो आपका ये प्रोटोजोआ में किससे? प्लाज्मोडियम से। किससे? प्लाज्मोडियम से। ये याद रखिएगा। ये कैसा है? पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक कहते हैं किसको है? जो दूसरे पे रह करके जीवित होता है, दूसरे पे डिपेंड होता है जीवित रहने के लिए। और इसमें जो यानी किसके काटने से? एक बाइट मक्खी है, मक्खी को काटने फीमेल एनाफिलस, फीमेल एनाफिलस के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, ये लॉन्ग टाइम फीवर है। पहले जो होता था मलेरिया के डिटेक्ट वगैरह नहीं होता, नहीं सॉरी, कालाजार की हम बात कर रहे थे। कालाजार जब होता था किसी का तो उसका टेस्ट कैसे किया जाता पता था? बोन को होल करके इसके अंदर से बोन मैरो लिया जाता था और बोन मैरो से का ना बोन मैरो लैब में भेजा जाता था टेस्ट किए कि इसका जो बीमारी है कालाजार है कि नहीं है। बहुत जटिल बीमारी थी। अब तो खैर ट्रीटमेंट पॉसिबल है कालाजार की, पहले नहीं था। ये क्या इसको कहा जाता था? इसको महामारी में घोषित किया हुआ था, जानलेवा बीमारी कहा जाता था। अब तो बहुत सारी बीमारी का ट्रीटमेंट संभव है। आइए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड विथ इथीन, इथिलीन इज एन एग्जाम्पल। अब देखिए इथिलीन का मतलब डबल बॉन्ड होगा C2H4। यह है इथिलीन, आयोडीन से रिएक्ट करेगा। तो आयोडीन के साथ करेगा तो देखिए क्या है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। ये हमारे पास दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर। क्या होगा? आयोडीन यहाँ पे जाएगा। क्या होगा? आयोडीन जाएगा। ठीक ना, I2। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे जो है ना डबल बॉन्ड को वीक करेगा, अटैक करेगा। तो ये बना लेगा, क्या बना लेगा? देखिए तोड़ेगा और तो वहाँ से तोड़ने के बाद क्या बना देगा बताइए? वहाँ से तोड़ने के बाद हाइड्रोजन को जोड़ेगा और बनाएगा क्या? देखिए CH2, यहाँ तो C है, यहाँ पे क्या आ गया? आयोडीन। एक आयोडीन यहाँ आ गया और ये है CH2, एक आयोडीन यहाँ आ गया आपका। ठीक है, ये आयोडीन। तो आयोडीन जुड़ा या अलग हुआ? आयोडीन जुड़ा है और आयोडीन जुड़ा है, सॉरी ये 3 गो कार्बन कहाँ से आ गया? 3 गो कार्बन कहाँ से आ गया? सेलिंग मिस्टेक। यहाँ आपके पास 2 ही कार्बन है ना, तो यहाँ तो 2 हाइड्रोजन था, एक सिंगल यानी एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, यहाँ पे आयोडीन ले लिया जगह, यहाँ भी क्या ले लिया? आयोडीन जगह ले लिया। तो आयोडीन पहले अलग था, अब क्या हो गया? इससे जुड़ गया है। तो जुड़ने को कहते हैं हम लोग एडिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन देखिए कोई पॉलीमर है, जैसे मान लिया जाए CH3COO ईस्टर वाले हम बात करते हैं। ठीक है, C2H5, यहाँ 2 है, इसी को पॉलीमराइजेशन लेके जाएंगे तो हम लोग, ये हमारा मोलिकुल्स में 2 मोल्स में है और यही चीज नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा CH3COO C2H5। ये कहाँ जाएगा? ब्रैकेट में देकर के यहाँ
इसी को कहते हैं हम लोग चैन बना लेना, क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहलाता है। आइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं क्या होता है। मान ली ए बी प्लस सी डी, ठीक है। अब जो है ए किसे मिल जाए, ए मिल जाए डी से और सी मिल जाए बी से, तो ये कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। एक और आता है जैसे ए बी है अब प्लस सी है, बना लेगा क्या, अब बना लिए ए सी प्लस बी, यानी क्या हो गया, बी सी जो है बी को डिस्प्लेस कर दिया, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। यानी जब एक का आदान प्रदान हो, एक का चेंजिंग हो तो हम लोग कहलाएंगे डिस्प्लेसमेंट, जब दो का एक्सचेंज हो तो कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको कहेंगे, तो देख लीजिए मेथेन है CH4, सनलाइट के प्रकाश में जो है Cl2 के साथ संपर्क में आने के बाद ये बना लेता है मेथिल क्लोराइड, क्या बनाता है, और HCl बना लेता है। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसको कहते हैं कि जो चीज़ आपके पास है और जो मेरे पास है, तो मेरे वाला आप ले लीजिए और आप वाला मैं ले लूँ, इसी को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वाई डू स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे जो टिमटिमाते हैं वातावरण रिफ्रैक्शन के कारण, वातावरण रिफ्रैक्शन के कारण ये टिमटिमाते हैं। रिफ्रैक्शन को कहते हैं अपवर्तन, अपवर्तन के कारण। रिफ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन के कारण एक होता है रिफ्रैक्शन और एक होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में, रिफ्लेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो नहीं जानते तो कोई नहीं, हम दो चीज यहाँ इसलिए लिखे हैं, यहाँ देखिए रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब माध्यम चेंज हो जाए, क्या हो जाए, जब माध्यम चेंज हो जाए तो उसी को कहते हैं हम लोग अपवर्तन, और जब हम लोग एक ही माध्यम की बात करेंगे तो उसी को कहते हैं हम लोग परावर्तन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। तो यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न में आता हम लोग, विच ऑफ द फ्लाइंग हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यानी देखिए तो जिसके पास यानी दिशा भी हो और कुछ मैग्नीट्यूड कहते हैं किसको, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो उसका अपना वैल्यू होता है उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड, परिणाम कहते हैं। एक होता परिमाण और एक होता परिणाम, जो आप मेहनत करेंगे उसका जो वैल्यू निकल के आएगा ये कहलाता है परिणाम, ठीक है। और जो चीज़ बात है यानी होने वाला है क्या होगा उसको कहते हैं हम लोग परिमाण, क्या कहते हैं, परिमाण, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए तो मास जो है इसको नापा या तौला जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं अदिश क्वांटिटी, क्या कहते हैं, अदिश। इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं है, दूरी आपको चलना है, जैसे हम टहल रहे हैं कभी इधर मन कर रहा है कभी इधर मन कर रहा है, जिधर भी मन कर रहा है हम चल रहे हैं, तो ये हमारा कहलाएगा क्या, डिस्टेंस तो कवर हो रहा है हमारे पास लेकिन एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक दिशा नहीं आ रहा, ये भी इसीलिए ये भी क्या कहलाएगा, अदिश कहलाएगा, ठीक है। चलिए स्पीड की बात करें तो स्पीड एक समान, यानी इसमें भी क्या होगा, मोशन तो है, गति है, बट उसमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, दिशा के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये भी हमारा अदिश राशि हो जाएगा, ये भी क्या होगा, अदिश राशि होगा। मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम जो चेंज होता है वेलोसिटी, मोमेंटम को कहते हैं हम लोग हिंदी में संवेग, क्या कहते हैं, संवेग। ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। और ये होता है देखिए वेलोसिटी आ गया तो वेलोसिटी किसी दिशा को देख करके उसमें स्पीडिंग लाया जाता है, दिशा के अकॉर्डिंग काम किया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो हमारा हो गया क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि होगा, ये क्या होगा, सदिश राशि, ये याद रखिएगा। अदिश उसको कहते हैं जिसमें कुछ वैल्यू तो हो बट दिशा का ज्ञात ना हो, उसी को हम लोग कहते हैं अदिश राशि, मतलब स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें दिशा के साथ साथ वैल्यू आए उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि। आई बात समझ में। चलिए तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोमेंटम, संवेग। मोमेंटम की बात आए तो देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ से जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात किया गया थी, यानी संवेग का संरक्षण नियम न्यूटन्स थर्ड लॉ में आया था, ये याद रखिएगा बात, ठीक है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से क्या था, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से बल की परिभाषा दी गई थी, न्यूटन के द्वितीय लॉ से बल की फॉर्मूला आया था, F बराबर ma। चलिए गैलेना इज द ओर ऑफ, यानी गैलेना अयस्क है किस धातु का, गैलेना का फॉर्मूला होता है PbS, तो इसका मतलब गैलेना में है क्या, Pb किसका सिंबल होता है, लेड का, सीसा का, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, गैलेना। एक बात ये याद रखिएगा, ये बैड कंडक्टर होता है रूम टेम्परेचर,
बहुत बुरा चालक होता है, यानी बैड कंडक्टर चालक नहीं करता है, कब? रूम के ताप पर। ये मुख्य बात है, इसकी याद रखिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न पे। लायन टाइगर बिलोंग्स टू सेम जीनस। देखिए लायन और टाइगर सेम जैसा दिखता है, इसीलिए जो जीनस यानी इसके जी जाति होगी, जाति होगा हमारा क्या होगा? स्पेसीज। जो इसका जेनेटिकली ऑर्डर होगा वो पैंथर होगा। क्या होगा? पैंथर होगा। एक्टिनोनाइक्स में जो आता है, इसमें आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चीता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीता आएगा इसमें। फेलिस में जो आता है, ये विदेशों में खास करके ये पाया जाता है, ये ओपन फील्ड में रहने वाला चीता है, ओपन फील्ड में रहता है। फेलिस जो है ये बिल्ली से खास करके क्या है? बिल्ली से है। ठीक है। होमो, मानव का जो है बायोलॉजिकल नेम है होमोसेपियंस। क्या नाम है? होमोसेपियंस। मानव का बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमोसेपियंस। आम की बात करें, आम की, तो आम की बायोलॉजिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका, ये याद रखिएगा, मैंगीफेरा इंडिका। देखिए यहां से आपसे बात किया कि स्पेसीज और जीनस कौन होगा, तो स्पेसीज जो होता है हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है और जीनस हमेशा स्मॉल से स्टार्ट होता है, स्मॉल लेटर से। यानी स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ ये जीनस होगा और कैपिटल लेटर से ये स्टार्ट हुआ है, इसको हम लोग स्पेसीज कहेंगे। एक ये और बायोलॉजिकल नेम याद रखिए जो पूछा जाता है एग्जाम में, फ्रॉग का, तो फ्रॉग का बायोलॉजिकल नेम होता है राना टिग्रीना। क्या होता है? राना टिग्रीना। ठीक है। ये सब मुख्य बातें जो एग्जाम में पूछने की संभावनाएं हैं, इसको माइंड में रख लीजिएगा। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज फाउंड इन ह्यूमन नेल्स। देखिए ह्यूमन नेल्स में जो प्रोटीन पाया जाता है उसमें है केराटिन। क्या होता है? केराटिन में एक और प्रोटीन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब देखिए माइंड में एकदम नहीं आ रहा। केराटिन, देखिए यहाँ पे जो होता है एक टिश्यू भी होता है उत्तक, उसको हम लोग कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। कहीं याद आ जाता हम बता देंगे आपको। एपिथेलियल उत्तक होता है। ठीक है। यहीं पे केराटिन टिश्यू जो यहाँ पे एक आता है केराटाइन, क्या बोलते हैं इसको? केराटाइन टिश्यू। इसको हम लोग कहते हैं ड्राइड उत्तक। क्या कहते हैं? सूखी उत्तक भी कहते हैं। ये नेल में भी पाया जाएगा, बाल में भी पाया जाएगा, यानी जहां जहां ड्राई पार्ट्स है वहां वहां कौन सा उत्तक होगा? केराटिन होगा। यानी हम लोग केराटाइन कह सकते हैं, केराटाइन। ठीक है ना। केराटाइन एक प्रोटीन है जो हमारा नेल में भी पाया जाता है, बालों में भी पाया जाता है, जहां जहां ड्राई पार्ट्स है वहां वहां ये प्रोटीन पाया जाएगा। और एक क्वेश्चन है आपका, आपके लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन्स है वो कौन सा है? यानी किसी भी एनिमल्स के लिए मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन जो है वो क्या है, ये मुझे कमेंट करके, यानी मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन का नाम मुझे बताइएगा, जो कि इस वो प्रोटीन का खास कर केराटिन में है, इसमें पाया जाता है, इसलिए मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको ये क्वेश्चन आप तक छोड़ता हूँ और आप सेट पूरा प्रैक्टिस करिए। ठीक है। चलिए लगातार सेट ज्ञानगढ़ से बने रहिए, लगातार आप तक सेट पहुंच रहा है बिहार एसआई दरोगा का, और बिल्कुल यकीन जानिए कि अच्छा ही लेवल आएगा। प्रैक्टिस करते जाइए, एग्जाम जब देने जाएंगे तो मुमकिन है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्वेश्चन टकराएगा, जब टकरा जाएगा तो आसानी से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।